का नाम ये कम्बोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। बात कौन कौन सी खबरों पे होगी। शुरुआत हम करेंगे, छोटी कंपनियों को सरकार दे सकती है बड़ी राहत। राहत आपसे भी जुड़ी है, क्या राहत है ध्यान से सुनिएगा। बीमा सुधारों में किसे क्या मिलेगा, क्या भारत में सुस्त पड़ेगी कार बिक्री की रफ्तार। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी की तरफ से एक ऐसा बयान आया है। क्यों घट रहा भारत में तरक्की का भरोसा, महंगाई घटेगी या बढ़ेगी, और सोने पर अचानक क्यों लौटने लगा ईटीएफ का भरोसा। ईटीएफ जो अब तक लगातार सोने की बिकवाली कर रहे थे, अब अचानक खरीदने लगे हैं। केंद्रीय बैंक पहले से खरीद रहे थे। ईटीएफ जो सबसे बड़े खरीदार माने जाते हैं या बिकवाल माने जाते हैं, जब वो भी खरीदारी करने लगे, इसका मतलब सोने के दिन बौहरने वाले हैं, सोने के अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आप सोने के निवेशक हैं तो इस खबर को भी गौर से सुनिएगा। शुरुआत आज कार्यक्रम की होगी पॉलिसी से जुड़ी खबरों के साथ। पॉलिसी स्कैन। पहली खबर छोटी कंपनियों से जुड़ी। छोटी कंपनियों पर से इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड की कागजी कार्यवाही का बोझ घटाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी की तरफ से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड पर दिए जाने वाले कंट्रीब्यूशन को मिलाया जा सकता है। अभी तक कंपनियों को पेंशन के लिए अलग, इंश्योरेंस के लिए अलग, प्रोविडेंट फंड के लिए अलग अलग रकम जमा करनी पड़ती थी। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ESIC जिसको बोलते हैं, निश्चित तनख्वाह वाले लोगों को ये सुविधा कंपनी की तरफ से दी जाती है। इन 3 दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे वहां के लोगों को, और 3 जगह अलग अलग पैसा जमा कराना पड़ता था। अब जब ये कदम उठाया जा रहा है सरकार की ओर से, तो अब एक ही राशि जमा कराई जाएगी और तीनों जगह पैसा चला जाएगा। इसके लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जल्दी जारी हो सकती है। सर, क्या बदलाव का फायदा किसे मिलेगा? शुभम, बजट की दृष्टि से हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं और बजट के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घोषणा है। ये शायद बजट में इस घोषणा को शामिल किया जाएगा। इस बात की तैयारी चल रही है कि छोटी कंपनियां जो अपने कर्मचारियों को 3 अलग अलग तरीके से उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भुगतान करती थी, प्रोविडेंट फंड का प्रोविडेंट फंड के पेंशन के हिस्से का और कर्मचारी इंश्योरेंस का, ये पैसा एक साथ कंपनियों को देने की सुविधा मिलेगी। 10 से 12% के आसपास जो उनका वेतन है वो हिस्सा, वो उसे मिलाकर का एक कंप्लीट पूल बनाया जाएगा और वो एक जगह रखा जाएगा। फिलहाल जो तैयारी चल रही है उस हिसाब से जो कंपनियां 10 से 20 कर्मचारियों वाली हैं, जहां कर्मचारियों की संख्या 10 से 20 है, उन कंपनियों को इस बात की सुविधा मिलेगी। इससे 2 बड़े फायदे सरकार देख रही है। पहला फायदा तो ये देख रही है कि तीनों सुविधाएं या तीनों हित लाभ या बेनिफिट्स एक साथ मिल जाने से शायद कर्मचारियों को जो मिलने वाला कैश एंड हैंड वेतन है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एक साथ जाएंगे। और दूसरा, छोटी कंपनियों को जो कंप्लायंस का, लेबर नियमों का बड़ा बोझ उठाना पड़ता था, उसमें कमी होगी। चलिए, अब अगली खबर IRDAI की तरफ से जो सुधार किए गए हैं बीमा क्षेत्र में, उससे जुड़ी। देश में इंश्योरेंस सेक्टर के सुधार के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कई बदलावों का प्रस्ताव दिया है और इंश्योरेंस सेक्टर के सभी भागीदारों से इस पर अभी राय मांगी है। मकसद यह है कि इन बदलावों के जरिए 2047 तक देश के हर व्यक्ति तक बीमा पहुंचाया जा सके। अभी बीमा की पहुंच जो है वो 4% 5% के आसपास पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन का मतलब यह है कि बीमा से जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है वो GDP की तुलना में कितना है। तो अभी पेनिट्रेशन बहुत कम है। 2047 तक सब तक बीमा पहुंचे, ये सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए IRDAI ने इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों से, कंपनियों से, इंश्योरेंस एजेंट से, मार्केटिंग कंपनियों से और इंश्योरेंस ब्रोकर से बातचीत भी करने की बात कही है कि पहले बातचीत की जाएगी, सुझाव मांगे जाएंगे, उसके बाद ये सुधार किए जाएंगे। सर, पहला सवाल, इन सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी? शुभम, बीमा क्षेत्र में अगर आप बीमा में नियमों की दृष्टि से देखें तो भारत के बीमा क्षेत्र में हाल फिलहाल के दशक में सबसे बड़ा रिफॉर्म है, जिसका प्रस्ताव इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सामने रखा है। हम सबसे बड़ा रिफॉर्म इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जितने बीमा क्षेत्र में सुधार हुए थे वो सुधार बीमा में विदेशी निवेश लाने के लिए, निजीकरण लाने की दृष्टि से हुए थे। अब जो सुधार शुरू हो रहे हैं वो वास्तविक रूप से बीमा सेवाओं
को बढ़ाने, उन्हें फैलाने और विस्तार के लिए हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि भारत में बीमा की जनरल और लाइफ इंश्योरेंस की 57 के आसपास कंपनियां हैं, लेकिन भारत में बीमा का पेनिट्रेशन 4% के आसपास है। हमने अपने पर्सनल फाइनेंस सर्वे में आपको विस्तार से बताया था कि भारत में अभी भी केवल 19% लोग अपनी फाइनेंशियल सेविंग का हिस्सा बीमा में डालते हैं और इसके पीछे बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें एड्रेस करने के लिए सुधार लाए गए। वो चुनौतियां आप और हम बीमा खरीदते समय महसूस करते हैं। पहली चीज तो ये कि भारत में बीमा के लिए सभी आय वर्ग के लिए उत्पादों की कमी है। ऐसे प्रोडक्ट नहीं है बीमा कंपनियों के पास जो बहुत न्यूनतम आय वर्ग के लोगों को, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त हों। कुछ ही तरीके के उत्पाद हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है कि भारत का बीमा बाजार ऑलमोस्ट 4-5 कंपनियों की मोनोपोली बन चुका है। कंपनियां बहुत ज्यादा हैं पर छोटी कंपनियों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है बाजार में। अंततः छोटी कंपनियां किसी बड़ी कंपनी के अधिग्रहण का शिकार होती हैं। अधिकांश बाजार पर, खासतौर से जीवन बीमा के अधिकांश बाजार पर तो LIC का कब्जा है। दूसरी चीज और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह कि जो कंपनियां हैं, इसमें बड़ी कंपनियां बेहतर ढंग से अपने संचालन इसलिए कर पाती हैं कि जो नियम है बीमा कंपनियों के लिए, सॉल्वेंसी के नियम, सॉल्वेंसी शब्द आप सुनेंगे बार बार। सॉल्वेंसी का मतलब है कि एक किस्म की लायबिलिटी जो बीमा कंपनी आपको बीमा देते समय अपने सर पर लेती है, उसे चुकाने की क्षमता उसके पास है कि नहीं, इसके जो नियम है वो नियम बड़ी कंपनियों के पक्ष में है। ये 3 बड़े पहलू हैं जिनके कारण IRDA मान रहा है कि भारत के बीमा उद्योग की ग्रोथ सिकुड़ गई है या फंस गई है, उसका दम घुटने लगा और इसे खोलने के लिए कुछ बड़े सुधारों की ज़रूरत है। और वो सुधार इस प्रस्ताव से, इस दस्तावेज से जो IRDA ने जारी किया, उससे शुरू होने की उम्मीद लग रही है। सर, प्रस्ताव में क्या क्या कहा है, क्या क्या प्रस्ताव लेकर आया है IRDA? फिर इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली चीज है बीमा कंपनियों में छोटी कंपनियों को थोड़ा ज्यादा ताकत देना। अभी तक बीमा कंपनियों के लिए वित्तीय पूंजी जुटाने की शर्त काफ़ी सख्त थी। अब IRDA ने अलाउ किया है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, बाकी फंड से भी कोई कंपनी अपने पास पूंजी ले सकेगी। इससे जो छोटी कंपनियां हैं, जो आमतौर पर हमने देखा शुभम कि NBFCs ने जो कंपनियां बनाई और जो बैंक्स की बीमा कंपनियां, उनके संचालनों में फ़र्क इसलिए बढ़ा है क्योंकि NBFC से बनी हुई बीमा कंपनियों के पास पूंजी जुटाने की सुविधा नहीं है और जब तक आपके पास बड़ी पूंजी नहीं, कैपिटल बेस नहीं है, तब तक आप बीमा में आगे बढ़कर रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ये नियम बदला IRDA ने जो प्रस्ताव किया है कि भारत के जो प्रमुख इंश्योरर्स हैं उनकी पेडअप कैपिटल के शर्त उधार किए जाएंगे। वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, वेंचर कैपिटल से, बाकी फंड से भी पैसा ले सकेंगे। ये इससे छोटी बीमा कंपनियों के लिए फ़ायदा होगा। दूसरा बड़ा सुधार जो IRDA ने इसमें प्रपोज किया वो सॉल्वेंसी की शर्तों को रिलैक्स किया जाना है। सॉल्वेंसी की शर्तें वो शर्तें होती हैं जिसके तहत किसी कंपनी को अपनी पूंजी का एक हिस्सा बीमा भुगतानों के लिए सुरक्षित करना पड़ता है, किस्म की लायबिलिटी होती है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की जो शर्तें उनको उधार किया गया और माना जा रहा है कि इससे कम से कम 2000 करोड़ रुपए के आसपास की कैपिटल फ्री होगी, कंपनियों के पास से बाहर निकलेगी, जो सॉल्वेंसी के नियमों में एक किस्म का, ये जैसे बैंकों के लिए SLR और CRR होती है, उस तरीके से ये पैसा उसमें फंसा हुआ 2000 करोड़ की कैपिटल फ्री होगी और इसका उपयोग वो अपना नेटवर्क बेहतर करने में या उत्पादों में ज़्यादा सुविधाएं देने में कर सकेंगे। और तीसरा बड़ा बदलाव फिनटेक को देखते हुए, एग्रीगेटर्स को देखते हुए, बैंकिंग नेटवर्क्स को देखते हुए IRDA ने किया है, जिसमें बहुत सारे डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटियर, बैंक्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स भी अब बीमा के काम में आ सकेंगे और वो 7 से 10 तक समझौते करके अलग अलग लोगों तक बीमा बेच सकेंगे। ये 3 काफ़ी बड़े सुधार हैं जिनसे बीमा क्षेत्र का चेहरा बदलने की संभावना है। सर, उद्योग पर क्या असर पड़ेगा? अगर बीमा उद्योग को देखें तो उसकी तस्वीर कैसे बदलती दिखेगी? जैसे हमने कहा कि शुरुआत में बताया हमने चर्चा में कि 5 बड़ी कंपनियां हैं जो बाजार पर कब्जा किए हैं। 19 जो छोटी कंपनियां हैं वो, उनके पास ना तो प्रोडक्ट की प्रोफाइल बड़ी है, ना उनका नेटवर्क बड़ा है और ना उनके पास सॉल्वेंसी की और कैपिटल के नियम को पालन करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। और इसकी वजह हम देखते हैं कि हमने पिछले दिनों में लगातार बाजार में अधिग्रहण देखे कि जैसे हम जो बड़ा एक अधिग्रहण HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया था। छोटी जो बीमा कंपनियां हैं उन्हें इससे ताकत मिलेगी और इसके 2 फायदे हमें सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो प्रोडक्ट्स का इनोवेशन ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास बड़ा बाजार है तो वो सीमित उत्पादों के साथ बाजार में आती हैं। जब छोटी कंपनियों के पास पूंजी ज़्यादा होगी तो वो नीचे के लेवल पर अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगी और वो प्रोडक्ट से बीमा में अवसर लोगों के लिए, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, क्रॉप इंश्योरेंस हो या कार इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, इनमें नए उत्पाद मिलेंगे।
और दूसरी चीज़ है कि इसके साथ कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक बड़े नेटवर्क को तैयार कर सकेंगी। ये बड़े सुधार हैं जिन सुधारों से हमें बीमा क्षेत्र में जो लक्ष्य है, हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2047 तक भारत में फुल कवरेज बीमा का देना काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, लेकिन हमें मानते हैं कि अगर ये सुधार प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गए तो हम अगले 1 दशक के अंदर भारत में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी देखेंगे। बिल्कुल। आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच के लिए सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया है कि वे आर्थिक अपराधियों की जानकारी को कंपटीशन कमीशन, एनआईए और एसएफआईओ जैसी 15 अलग अलग एजेंसियों के साथ भी साझा करें। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के किए गए इस बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही अधिसूचना जारी की है। पुराने नियमों के तहत प्रवर्तन निदेशालय 10 एजेंसियों के साथ आर्थिक अपराधों की जानकारी साझा करता था। 15 और जुड़ जाएंगे, टोटल 25 हो जाएंगे। सर, इस कदम का मकसद क्या है और इसका असर क्या होगा? सरकार की कोशिश है कि जो जांच एजेंसियों के पास डेटा है वो सारे रेगुलेटर्स के पास जाए और एक साथ भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो सख्ती है उसे बढ़ाई जा सके। इसका सीधा असर ये होगा कि अब सारे रेगुलेटर्स के पास आपस में एक दूसरे के आंकड़े होंगे। अगर ईडी किसी के खिलाफ जांच कर रही तो उसकी सूचना वो बाकी लोगों को देगी। आरबीआई और बैंक्स के साथ ईडी पहले से ही शेयर कर रही है। असर इसका सबसे बड़ा ये है कि जो कंपनियां हैं उनके लिए कंप्लायंस की लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और कंपनियों को अब ये ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी एक एजेंसी को, इसमें 2 तरीके की एजेंसियां हैं, इसमें कुछ रेगुलेटरी एजेंसियां हैं और कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं। एसएफआईओ या ईडी या सीबीआई, ये रेगुलेटरी एजेंसियां हैं जो किसी अपराध की स्थिति में सामने आती हैं और जांच करती हैं। और बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसियां हैं जहां पर आपको नियमित रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, नियमित सूचनाएं देनी पड़ती हैं, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। कंपनियों को ध्यान रखना होगा कि वो सही सूचनाएं बाकी जगह दें, क्योंकि अगर सूचनाओं में उलटफेर होता है तो फिर उसके लिए उनके ऊपर कंप्लायंस की और जांच के खतरे बढ़ जाएंगे। आर्थिक अनिश्चितता की वजह से देश में कई कंपनियां अपने कारोबार समेट रही हैं। कुछ कंपनियों में नौकरी की कटौती चल रही है और कुछ कंपनियां अपने कारोबार के लक्ष्य छोटे कर रही हैं। पूरे स्टार्टअप स्पेस में अगर आप देखें तो उथल पुथल मची हुई है और मनी सेंट्रल में हम लगातार इसको कवर कर रहे हैं। अब आज 4 कंपनियों से जुड़ी 4 खबरें। दुनिया की दिग्गज कंपनी अमेजॉन अब भारत में अपना होलसेल कारोबार भी बंद करने जा रही है। इससे पहले अमेजॉन ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी और फूड डिलीवरी कारोबार बंद करने की घोषणा की थी। दूसरी तरफ न्यूज एग्रीगेटर डेली हंट की पेरेंट कंपनी अपने यहाँ 3000 लोगों को नौकरी से निकाल रही है। स्टार्टअप के लिए कर्मचारियों की भर्ती करने वाली कंपनी हाईरेक्ट ने 40% स्टाफ की छंटनी कर दी है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की पेरेंट कंपनी मारुति सुजुकी ने 2030 के लिए भारत में गाड़ियों की बिक्री का जो अनुमान था उसमें 30% की कटौती कर दी है। यानी कि पहले उम्मीद थी 100 गाड़ियां बिकेंगी, अब कह रहे हैं 70 ही बिकेंगी, 30 नहीं बिकेंगी। एक और कंपनी आई, एक और स्टार्टअप है भारत पे। उधर से एक खबर ये आई कि वहां वरिष्ठ अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया है, 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने। तो अगर आप देखें तो सब तरीके की खबरें हैं, पूरे बाजार में उथल पुथल है। 2 बड़ी कंपनियों से जुड़ी जो खबरें उन पर डिस्कशन करते हैं। पहला, अमेजॉन। सर, अमेजॉन के कारोबार में किस तरीके के बदलाव आने वाले समय में आप देख रहे हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही कि ये कारोबार बंद, अब ये कारोबार बंद, एक हफ्ते में 3 कारोबार बंद कर दिए। और ये इस बात की संभावना पहले से थी कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेजन के प्रमुख जो उसने करीब 10,000 से ज़्यादा नौकरियों की छटनी की बात कही, ये बात लग रही थी कि भारत उन छटनी का और उस छटनी और इस पूरे कार्यक्रम का बड़ा प्रभावित होने वाला देश होगा। और वैसे ही 2 हफ्ते के भीतर यहाँ तक कि लेबर मिनिस्ट्री के साथ अमेजन की खतो किताबत चल रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं कि कर्मचारी क्यों निकाले जा रहे हैं। अमेजन ने अपने जवाब में कहा है कि कर्मचारियों ने अपने आप स्वेच्छा से छोड़ा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत में अमेजन का कारोबार अब सिकुड़कर छोटा होने जा रहा है और इसका सबसे बड़ा असर भारत के में स्टार्टअप स्पेस में दिखाई देगा, क्योंकि भारत में करीब 1.1 मिलियन के आसपास कर्मचारी अमेजन के साथ काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अमेजन ने अब जो कारोबार बंद किया है वो होलसेल बिजनेस का कारोबार है। ये होलसेल बिजनेस का कारोबार देश के 4-5 शहरों में चल रहा था, जिसमें कि कंपनी थोक में सामान, किराना, होटल्स और बाकी लोगों को सप्लाई करती है। एक किस्म का B2B बिजनेस था जिसे अमेजन ने बंद कर दिया है। एजुकेशन का बिजनेस भी बंद हो गया और फूड डिलीवरी का बिजनेस भी बंद हो गया है। इससे 2 संकेत मिल रहे हैं कि एक तो जो भी और छोटे मोटे कारोबार अमेजन कर रही है उसे उनको वहाँ से नौकरियाँ उनकी छटनी होगी, निकाला जाएगा और अब शायद अमेजन अपने कोर कारोबार से केवल ई-कॉमर्स और रिटेल तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि वही उस बाजार में, हालांकि उस बाजार में भी अभी मुनाफे के दर्शन पिछले 10 साल में करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर के निवेश के बाद भी अमेजन को उस कारोबार में भी मुनाफे के दर्शन नहीं हुए हैं। इसलिए जो कटिंग ऑफ कॉर्नर्स है या खर्चों में कटौती वहाँ भी की जाएगी, ऐसा महसूस हो रहा है। सर, मारुति के डाउनग्रेड को, जो सेल्स में डाउनग्रेड किया, इसको कैसे समझा जाए?
मारुति के डाउनग्रेड से पहले एक स्टार्टअप बाजार में एक और जो महत्वपूर्ण खबर आ जाई वो हायरेक्ट की तरफ से आई। हायरेक्ट जैसी कंपनियां कोविड के दौरान आई थी, जिन्होंने कई लोगों को, बड़ी संख्या में 500 से 600 कर्मचारियों को हायर किया था और उन्हें ऑनलाइन हायरिंग करके स्टार्टअप्स में प्लेस कराया था। इस कंपनी ने बड़ी छटनी की है अपने यहाँ कर्मचारियों की, और यानी ये जो एक किस्म का गिग मार्केट था या जो सीमित जॉब वाला मार्केट था वो पूरी तरह फिजल आउट हो गया है। तो अमेजन की तस्वीर देखें, हायरेक्ट की देखें और इसके अलावा बाकी को देखें तो भारत का जो पूरा स्टार्टअप स्पेस है वहाँ अब एक बड़ा मेल्टडाउन हमें नौकरियों की दृष्टि से दिख रहा है। हम आते हैं मारुति की तरफ। मेरे हिसाब से शुभम, अगर हम करीब से देखें तो शायद भारत के ऑटोमोबाइल बाजार के लिए, भारत के आर्थिक विकास दर के लिए ये आज की सबसे बड़ी और प्रमुख सुर्खी होनी चाहिए। मारुति ने 2030 के लिए मतलब अभी से लेकर अगले 7-8 साल तक अपने बिक्री के लक्ष्य में 30% की कटौती की है। मारुति भारतीय बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी गिरावट के बाद भी 49% हिस्सेदारी थी, पिछले साल अब घटकर 41% रह गई। मारुति ने भारतीय बाजार को लेकर, भारत के कार बाजार को लेकर जो तस्वीर पेंट की है अपने इन आकलनों में, वो कई मायनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि वो लीडर कंपनी है और लीडर कंपनी को अगर भारत में आने वाले समय में बिक्री बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि भारत में ओवरऑल ऑटोमोबाइल स्पेंडिंग, कार की ओनरशिप्स, इन सब के बाजार पर असर पड़ेगा। जबकि सच्चाई यह है कि मारुति ने भारत में निवेश भी बढ़ाया है, कुछ मानेसर के प्लांट में भी क्षमता बढ़ाई जा रही है। बैंगलोर के टोयोटा के प्लांट के साथ मारुति ने अपनी नई कार ग्रैंड विटारा लॉन्च की है, जो टोयोटा के साथ पार्टनरशिप पे लॉन्च की गई है। इसके बाद भी मारुति को उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय बाजार में बिक्री में गिरावट होगी और मार्केट में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण कमेंट है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट का मतलब है भारत के संगठित तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है ऑटोमोबाइल सेक्टर, करीब 30 से 35% हिस्सेदारी रखता है। और मारुति की बिक्री में गिरावट एक बड़ा जो इकोसिस्टम ऑटोमोबाइल के साथ काम करता है, ऑटो एंसिलरी का, उस पर भी असर डालेगा। गुरुवार को सरकार की तरफ से सितंबर तिमाही के ग्रोथ आंकड़े जारी होने और सरकार के आंकड़ों से पहले ही स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में एक नया अनुमान जारी किया है जो काफी चौंकाने वाला है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर तिमाही के दौरान जीडीपी की ग्रोथ सिर्फ 5.8% रह सकती है और पूरे वित्त वर्ष के लिए ये 6.8% रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी S&P ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 7% रहने का लगाया है। तमाम एजेंसियों की ओर से भारत में जीडीपी के अनुमानों में कटौती की जा रही है। हालांकि आपको बता दें SBI की तरफ से ये जो कट है या ये जो कटौती की गई है, ये जो औसत है उससे भी कम है। सर, SBI की इतनी कमी क्यों देख रहा है दूसरी तिमाही में, इसकी क्या वजह है? दूसरी तिमाही के आंकड़े कल आएंगे और हम ऐसा अंदाज हो रहा है, सरकार की तरफ से भी जो संकेत हैं, बाकी एजेंसियां भी जो आकलन कर रही हैं, भारत के आर्थिक विकास दर को इन आंकड़ों में, दूसरी तिमाही के आंकड़ों में एक तेज झटका लगने वाला है। और ये आंकड़े दूसरी तिमाही के आंकड़ों में कुछ हिस्सा में फेस्टिव सीजन का भी दिखाई देगा, उसके बाद भी हमें इसमें गिरावट में तेज गिरावट होती दिखाई दे रही और ये झटका काफ़ी बड़ा है और यहाँ से शायद इस वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास दर की ढलान शुरू होगी। हम पहले जानें कि SBI इस नतीजे पर क्यों पहुंचा कि अगली तिमाही में, यानी दूसरी तिमाही के आंकड़े में भारत की आर्थिक विकास दर 6% से भी नीचे रहेगी, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला है। SBI का एक कंपोजिट लीडिंग इंडेक्स है, CLI बोलते हैं उसको, जिसके जरिए SBI 11 बड़े क्षेत्रों से जो मांग के, खपत के, बिक्री के आंकड़े आते हैं उनकी एनालिसिस करता है और उसके आधार पर यह मानता है कि जानने की कोशिश करता है कि अर्थव्यवस्था में विकास की परिस्थिति क्या है, मांग और खपत के ट्रेंड्स क्या है। जून 2022 से सितंबर 2022 के बीच इस आकलन के हिसाब से SBI ने पाया है कि जो 41 इंडिकेटर्स हैं, इनमें से अधिकांश इंडिकेटर्स में निगेटिव एक्टिविटी या रिसीडिंग एक्टिविटी दिखाई दी और इससे ये लगता है कि जो हमने बेस इफेक्ट देखा था पहली तिमाही में वो पूरी तरह वैनिश हो रहा है और दूसरे वाली तिमाही में, जिसका आंकड़ा हमारे सामने कल जीडीपी का आंकड़ा आएगा, उसमें हमें तेज गिरावट दिखाई दे रही। इसके अलावा वही चीज़ें SBI ने भी कही जो बाकी एजेंसियाँ कह रही हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में गिरावट है, भारत में महंगाई है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, निर्यात टूट रहा है, ये सारे फैक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि अगर भारत की आर्थिक विकास दर हालांकि हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, विकास दर 6% से नीचे आती है इस तिमाही में, तो फिर बाकी 2 तिमाहियों में विकास दर में और तेज गिरावट की संभावना दिखेगी, क्योंकि यहाँ से फिर
तिमाही आधार पर, क्वार्टरली आधार पर रिकवरी की उम्मीद कम होती जाएगी और इसका नतीजा होगा कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल फिर 7% का स्तर भी नहीं छू पाएगी। ये बात आज एसबीआई ने भी कही है, जो कि आरबीआई के अपने आकलन और बाकी कई एजेंसियों के आकलन से भी कम है। सर, अब ये लगभग तय हो गया है, एसबीआई का आकलन देखिए चाहे S&P का आकलन देखिए कि 7% से ज़्यादा विकास दर अगले इस वित्त वर्ष की नहीं रहेगी। अगले की अभी बात आगे करते हैं। क्या मतलब है इसका 7% की विकास दर का, और क्या इसका असर देखने को मिलेगा अगर हम ओवरऑल जॉब मार्केट पर देखें, डिमांड पर देखें, क्या असर देखने को मिलेगा? कई सारी खबरें हमें अगली 6 महीनों की परिस्थिति के बारे में संकेत दे रही हैं। पहला संकेत इससे निकलता है कि भारत में फेस्टिवल सीजन के बेस्ट पीरियड में अगर प्रमुख उद्योगों को वो डिमांड या वो मांग नहीं मिली जिस मांग की उम्मीद थी, तो इसका मतलब है कि अगले 6 महीने में, आने वाले 6 महीनों में कंपनियों के नए निवेश में कमी आएगी। कई सारे आंकड़े अलग अलग से इस बात का संकेत दे रहे हैं। कंपनियों के मुनाफों पर हमने विस्तार से मनी सेंट्रल में चर्चा की है। अगर आप उनके नतीजे देखें तो वो इस बात को सपोर्ट करते हैं, ताकीद करते हैं कि बाजार में अब कंपनियां नया निवेश नहीं करेंगी बल्कि अपने मुनाफों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जॉब मार्केट में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। ग्रामीण इलाकों में भी बेरोजगारी की दर काफी ऊंची है। जो उभरते हुए स्टार्टअप या आईटी सेक्टर थे, वहां हमने लगातार जॉब्स में कटौती देखी है बड़े पैमाने पर। नई भर्तियां होने की गुंजाइश निजी क्षेत्र में और सीमित होती चली जा रही है, बल्कि तनख्वाहों में बढ़ोतरी भी सीमित हो रही है। इसको ये संकेत मिल रहा है। क्या इस सब परिस्थिति के बीच में अगले 6 महीने में सरकार के राजस्व की रफ्तार वैसी ही रह पाएगी? क्या सरकार के रेवेन्यू की ग्रोथ उतनी ही रह पाएगी? अगर भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे जाती है दूसरी तिमाही में, और अगली 2 तिमाहियों में भी ये 6% से नीचे रहती है, तो क्या सरकार की पूरी रेवेन्यू मैथ नहीं गड़बड़ा जाएगी? क्या आर्थिक विकास दर में इतनी बढ़ोतरी इस गिरावट के बाद उतना ही जीएसटी का रेवेन्यू आता रहेगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे बहुत कुछ निर्भर करेगा भारत में बजट की गणित पर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, इसका एक रीजन ये भी है कि ये इकलौती उम्मीद है जो अंशुमान जी ने बताई कि सरकार की कमाई होती रहेगी, क्योंकि इसके अलावा जो कमाई के 2 बड़े हिस्से थे, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट था, चाहे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन थी, इन दोनों ही मोर्चों पे सरकार बुरी तरह पिछड़ रही है। अगर टैक्स नहीं ढंग से बढ़ते रहे, पूरे साल के दौरान टैक्स में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं मिली, जो 25-30% का अनुमान फिलहाल सरकार के तमाम अधिकारी, आला अधिकारी बता रहे हैं, तो ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा घाटे, और ज़्यादा कर्ज, और ये फिर पूरा विशेष साइकिल ऐसे घूमेगा। सर, अब बात अगले वित्त वर्ष की। चलिए ठीक है, इसमें तो हम 7% ले आएंगे, 7% नहीं होगी, 6.8% होगी। अगले साल क्या रहेगा? अगला साल सबसे चुनौती भरा साल, और इसीलिए जो जिस बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं शुभम, वो इस साल का बजट नहीं है। इस साल का तो हिसाब देगी सरकार कि उसने क्या किया, खर्च किया। इस साल के हिसाब में जो नुकसान होगा या जो घाटा होगा वो दिखाई देगा। अगले साल का बजट जिस भूमिका में, जिस छाया में बन रहा है, जिस पर एसबीआई या बाकी सारी रिसर्च एजेंसियां मान रही हैं कि पूरे साल के लिए भारत की औसत विकास दर 6% से नीचे हो सकती है, 6% के आसपास हो सकती है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर आप पिछले 7-8 सालों में देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर में ये आने वाला बजट सबसे कमजोर आर्थिक विकास दर की छाया में सालाना आधार पर बनेगा, और वो ऐसी स्थिति में जबकि सरकार भी खर्च करके थक चुकी है, उद्योगों के मुनाफे भी गिरावट दिखा रहे हैं, उनके पास निवेश के लिए बाजार में मांग नहीं, और लोगों की भी खपत सिकुड़ी हुई है। इसलिए ये बजट क्या करके लेकर आएगा अगले साल के लिए, ये हमें देखना होगा। जो एकमात्र बड़ी उम्मीद है अगले एक साल के लिए वो यही है कि किसी तरह से सरकार लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा पहुंचाए और डिमांड को जनरेट करने की कोशिश करे, क्योंकि विश्व व्यापार के भी आंकड़े आ जाए, वो भी आंकड़े हमें बहुत राहत नहीं देते। WTO ने आज अपने आंकड़े जारी किए, उसके हिसाब से 2022 और 2023 दोनों सालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्लोडाउन और गिरावट रहने की संभावना है, जहां से भारत को आमतौर पर निर्यात के तौर पर सफलता मिलती है, लेकिन निर्यात में तेज गिरावट आई है पिछले 5-6 महीनों में। चलिए, अब ग्रोथ की बात हुई है, तो ग्रोथ की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या माना जाता है? महंगाई लंबे समय से जो रोड़ा बनी हुई थी, इसको घटाने के लिए रिजर्व बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, और आगे भी रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती रहेगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि महंगाई आगे चलकर कम होती है या नहीं। अब कम होगी या नहीं अंशुमान जी समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अक्टूबर में खुदरा महंगाई 3 महीने के निचले स्तर पर 6.77% पर आ गई थी। आरबीआई का जो ऊपरी स्तर है, सहनीय जो क्षमता है, उसका जो ऊपरी स्तर है वो 6% है। 6 से अभी हम आधा पौन % कह दीजिए और अभी ऊपर ही है। सर, अब जो संकेत मिल रहे हैं, करीब 10-11 दिन बाद खुदरा महंगाई के नए आंकड़े आएंगे 11-12 तारीख के लगभग। अभी जो संकेत मिल रहे हैं, कहां से ये उम्मीद बन रही है कि हाँ भाई महंगाई कम होगी, कहां से ये आशंका बढ़ रही है कि नहीं महंगाई तो अभी बढ़ेगी? खुद
खुदरा महंगाई और हमारी थाली की जो महंगाई है उसमें हमें दो फैक्टर्स एक दूसरे की तरफ पुल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाद्य के अलावा एफएमसीजी की महंगाई है, बाकी ज़रूरतों की महंगाई है, उस पर भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक महत्वपूर्ण सीजनल महंगाई के फैक्टर को देखें जो मौसमी तौर पर महंगाई को प्रभावित करता है, वो है सब्जियाँ, और वहाँ हमें महंगाई में कमी या गिरावट दिख रही है। अगर आप 1 नवंबर और 28 नवंबर के भाव की तुलना करें, आपके सामने जो दिख रहा है ये कमोडिटीज़ का आंकड़ा है। अगर आप सब्जियों के आंकड़ों को देखें तो इसमें टमाटर, आलू, प्याज, इनकी कीमतों में हमें ठीक गिरावट दिखाई दी है। टमाटर में भी काफ़ी गिरावट है, लेकिन सारी कमोडिटीज़ अगर आप ध्यान से देखें, सरसों तेल, सोया तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, आटा, ये सारी जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, यानी जो फूड बास्केट है, उसमें कीमतें बढ़ी हैं। गेहूं और सीरियल्स की कीमतों में दबाव सबसे ज़्यादा है। खाद्य तेल की कीमतें जो पिछले 5-6 महीनों से थमी हुई थी, उनमें दोबारा से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। तो खाद्य बास्केट में सब्जियां शायद दबाव कम करेंगी, लेकिन जो बाकी सामान है, जो बाकी चीज़ें हैं अनाज और तेल, इनकी बढ़ी हुई कीमतें रिजर्व बैंक के लिए और सरकार के लिए चुनौती बनेंगी। सर, अब आगे बात ग्रोथ के बाद, महंगाई के बाद बात शेयर बाजार की। ग्रोथ बढ़े ना बढ़े, महंगाई घटे ना घटे, एक चीज है जो लगातार बढ़ रही है, वो है भारत का शेयर बाजार। कल एशिया के सारे बाजारों में गिरावट थी, हम चल रहे थे। आज भी सुबह कई बाजार गिर रहे हैं, लेकिन हम चल रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार लगातार बुलंदियों पर है और रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाई को फिर छुआ। मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कह दिया है कि 2023 के दिसंबर तक सेंसेक्स 80,000 हो जाएगा। जो अभी 62-63,000 है, यह 80,000 हो जाएगा। 30% की तेजी आ जाएगी। इसके अलावा शेयर बाजार का जो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट जहां हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, प्राइमरी मार्केट जहां आईपीओ आते हैं, वो बाजार भी अब फिर गुलजार होने लगा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दिसंबर के दौरान करीब 5,000 करोड़ रुपए के आईपीओ शेयर बाजार में आने हैं। सर, सीधा सवाल ये, पहला तो सवाल जो है वो मॉर्गन स्टैनली को ऐसा क्या दिख रहा है जो हमें आपको नहीं दिख पा रहा है, कि भाई हम लोगों को दिख रहा है कि मांग नहीं है, मारुति कह रही है कारें नहीं बिकेंगी, डिमांड दिख नहीं रही है, जीडीपी गिर रही है, महंगाई कम होती नहीं दिख रही है। मॉर्गन स्टैनली को ऐसा क्या दिख रहा है कि बाजार कुलांचे भरने लगेगा? मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आई रिपोर्ट साल भर में आने वाली उन कुछ महत्व खबरों में से है, जिसमें हर साल आपको कोई ना कोई अगले साल भारत का सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, इस तरीके की सुर्खियां आती है। पर मॉर्गन स्टैनली की जो पूरी रिपोर्ट आई है कई सारे कैच के साथ है, और अगर हेडलाइन से देखें तो आपको लगेगा और अजीब तरीके का एक की असंगति दिखाई देगी कि जिस दिन SBI रिसर्च बता रहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर अगली तिमाही में 5-6% से नीचे आएगी, उसी समय एक एजेंसी अगले साल भारत की विकास दर, भारत में सेंसेक्स के 80,000 जाने की और रिकॉर्ड बढ़ोतरी की बात कह रही है, जबकि दूसरी एजेंसियां कह रही हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर अगले साल 6% से नीचे रहेगी। इस पूरी रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात है, ये सारा आकलन मॉर्गन स्टैनली ने इस आधार पर किया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड सूचकांक में शामिल होगा कि नहीं होगा, जो 2 साल से लटका हुआ है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड डीलर्स को और बाजार को संतुष्ट नहीं कर पा रही है अपने नियमों से, और सरकार भी थोड़ा हिचक में है, क्योंकि बॉन्ड बाजार में शामिल होने के कारण भारत के आर्थिक विकास दर को लेकर बहुत सारे आकलन बदलेंगे। इस शर्त पर उसने कहा है कि अगर ये होता है तो सूचकांक 80,000 तक जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर मॉर्गन स्टैनली ने बताया है कि वार का असर खत्म हो जाए, यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट 2023 तक न चले। यहाँ तो तैयारियां विंटर वार शुरू होने की हैं, रशिया दोबारा विंटर में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कमोडिटी के प्राइसेस में जो कमी है मंदी के असर से, वो लगातार बनी रहे, तब भारतीय अर्थव्यवस्था में वो बदलाव दिखाई देंगे, जिन बदलावों से भारत का सूचकांक 80,000 पर जाएगा। इसलिए शेयर बाजार इस समय वास्तविकताओं से, जो इकोनॉमी की मूलभूत वास्तविकताएं हैं, उनसे थोड़ा कटा हुआ अलग तरीके से मूव कर रहा है। और हमेशा शेयर बाजारों की प्रक्रिया सामान्य रूप से हमने देखी है, लेकिन अब यहाँ से अगले 1 महीने के भीतर शुभम, भारत में वैल्यूएशन की डिबेट फिर शुरू होगी। सर, कि भारतीय शेयर बाजार इतने महंगे हैं, इनमें खरीदारी का मौका है या नहीं है। बिल्कुल, अंशुमान जी ने जिस ओर इशारा किया, यही इस समय बाजार की सबसे बड़ी चिंता भी है। अगर आप किसी भी कोई बड़ा इंटरव्यू देखें, बाजार विशेषज्ञ का, किसी ट्रेडर की बात सुने, तो सब ये कहते हैं यार वैल्यूएशन की बड़ी चिंता है, बाजार महंगे हैं, लेकिन इसके बाद भी बाजार लगातार चल रहे हैं। सर, आईपीओ बाजार पर एक टिप्पणी, और आईपीओ बाजार फिर से गुलजार होता दिख रहा है, बाजार इतने रिस्की जोन में है, उसके बाद भी आईपीओ लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं।
आईपीओ का एक हिस्सा तो हम चर्चा करते रहे कि आईपीओ भारत में ज़्यादातर आईपीओज ने जो लिस्टिंग के बाद रिटर्न दिए वो बाद में मेंटेन नहीं रख पाए, ये एक दूसरी कहानी। पर एक ताजी कहानी ये है कि नवंबर का महीना आईपीओज के लिए आमतौर पर अच्छा रहा। करीब 10 आईपीओज ने 10,566 करोड़ रुपए के आसपास उगा है नवंबर में। नवंबर में जो बाजारों में थोड़ी तेज़ी दिखाई दी हमें, उस तेज़ी की बड़ी वजह अमेरिका में संभावित रूप से महंगाई में कमी की संभावनाएँ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेज़ी, रूस और यूक्रेन के युद्ध के थोड़े ठंडा होने की संभावनाएं थी। इनके बीच आईपीओ इस बहाव में, इस हवा में 10,566 करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी उगा ले गए। अब माना जा रहा है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए के आईपीओ और आने वाले महीने में भारत में आएंगे। इसकी संभावना दिखाई दे रही है। इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े आईपीओ हैं। आईपीओज को कितना समर्थन मिलेगा बाजार में, इस बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आईपीओज 5-6 महीने 8 महीने में बाजार में कहाँ खड़े होंगे अपनी लिस्टिंग के बाद, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी के रिस्क तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दोनों साइड मूवमेंट्स के रिस्क काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ में भी जोड़ना ज़रूरी है कि अमेरिका में फिर बहस दोबारा वापस लौट कर आ गई है कि क्या महंगाई वास्तव में कम हुई है और ब्याज दरों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को धीमा किया जाना चाहिए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारी ये मान रहे हैं कि नहीं, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और सख्ती से की जानी चाहिए क्योंकि महंगाई में अभी कमी दिख नहीं रही है। बिल्कुल। अगली खबर श्रीलंका से। श्रीलंका के नागरिक अब भारतीय रुपए में $10,000 तक की रकम कैश के तौर पर रख सकेंगे, लेकिन ये तब होगा जब श्रीलंका का सेंट्रल बैंक इसके लिए अधिसूचना जारी कर देगा। भारत की तरफ से रुपए को विदेशी मुद्रा का दर्जा दे दिया गया है। भारत सरकार इसके लिए तैयार है। अब बात यह है कि अगर श्रीलंका का सेंट्रल बैंक इसको मंजूरी दे देता है तो श्रीलंका की सरकार को भारतीय बैंकों में नॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सर, क्यों ऐसी सुविधा दी जा रही है श्रीलंका को? क्या है इसके पीछे की वजह? इस सुविधा में 2 पेच हैं। एक तो दिलचस्प बात यह कि ये अभी श्रीलंका खुद इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। सुविधा इसलिए दी जा रही है क्योंकि श्रीलंका लिक्विडिटी के क्राइसिस में है, डॉलर उपलब्ध नहीं है। व्यापार करने के लिए श्रीलंका को करेंसीज की ज़रूरत है जिस करेंसी में वो व्यापार कर सके। दूसरी चीज़, भारत में आने वाले जो श्रीलंका में के स्टूडेंट्स हैं उनके पास डॉलर्स नहीं है क्योंकि श्रीलंकन करेंसी के अगेंस्ट श्रीलंकन करेंसी बुरी तरह टूटी हुई है, तो उन्हें भी रुपये में ट्रेड करने की और रखने की छूट मिलेगी। ये बात इसमें कही गई है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पेंच ये है कि भारत सरकार इस प्रक्रिया को, इस फैसले को पहले ही घोषित कर चुकी है, बता चुकी है श्रीलंका को। कुछ महीने पहले ही इसकी मंजूरी दे सकी है। अगर श्रीलंका चाहे तो वो अपनी विदेशी मुद्रा बास्केट में रुपए को शामिल कर सकता है। लेकिन श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने भारतीय रुपए को डिजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी के तौर पर अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। श्रीलंका के पास 15 करेंसीज ऐसी हैं जिन्हें डिजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी का दर्जा है, जिसमें डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, चाइना का युआन है, क्रोनर है, स्विस फ्रैंक है, इस तरीके की थाई बाट भी इसमें जोड़ा गया था। तो अगर श्रीलंका के साथ भारत का ट्रेड शुरू होगा तो उससे पहले श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को भारतीय रुपए को डेडिकेटेड करेंसी के तौर पर, डिजिग्नेटेड करेंसी, फॉरेन करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की छूट देनी होगी क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के पास इस समय संसाधन सीमित हैं तो व्यापार के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैं भी जब ये एंकर रीड रोज पढ़ता हूँ क्रूड की, तो कभी उसमें बहुत गिरावट दिख जाती है, कभी बहुत तेजी दिख जाती है। ताजा भाव $85 के करीब है, WTI पे भाव $78 के करीब है। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट थी, तब भाव $81 के करीब था। सर, इतनी ज्यादा उठा पटक, इतनी ज्यादा उथल पुथल की वजह क्या है? एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ। आप शेयर बाजार और क्रूड के मार्केट को अगर आसपास रख के देखें तो आपको लगेगा कि दोनों जैसे एक ही मिजाज से मूव करते हैं। दुनिया में कोई और दूसरी कोई कमोडिटी नहीं ऐसी नहीं है जहां आप 48 घंटे में $10 का फ्लक्चुएशन किसी प्रोडक्ट में देखें, और वो भी एक एनर्जी के प्रोडक्ट में। लेकिन क्रूड में ऐसा ही होता है। क्रूड में इस समय 2-3 तरीके के महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। उनका असर हमको भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। पहली चीज तो ये कि 2 महत्वपूर्ण बैठकें आने वाले महीने में, आने वाले हफ्ते में होने वाली हैं, बैक टू बैक। पहली बैठक होगी 4 तारीख को ओपेक की वियना में, जहां इस बात के पूरे संकेत हैं, संभावना है कि चीन में की अर्थव्यवस्था में गिरावट और दुनिया में मंदी की संभावनाओं को देखते हुए ओपेक देश उत्पादन में कटौती पर फैसला कर सकते हैं। और इस वजह से वेनेजुएला से तेल मिलने की उम्मीदों पर गिरा क्रूड ओपेक के उत्पादन घटने की संभावनाओं से फिर बढ़कर $85 पर पहुंच गया। दूसरी बैठक 5 तारीख को होनी है, जिसमें यूरोपियन देश रूस के तेल पर जो प्राइस कैपिंग करने का फैसला है वो शायद लेंगे, इस बात की संभावना बताई जा रही। और ये दोनों बैठकें
क्रूड के मिजाज के लिए काफ़ी संवेदनशील हैं और इसलिए हम कच्चे तेल की कीमतों में इतना तेज उतार चढ़ाव देख रहे हैं। आने वाले 3 महीनों में ये दोनों बैठकें कच्चे तेल के बाजार का मिजाज तय करेंगी। चलिए, लेकिन एक खबर बहुत ज़रूरी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। भारत के संदर्भ में भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल का भाव 10 महीने के निचले स्तर तक टूट गया। तकनीकी खबर को आसान भाषा में समझिए कि भारत की सरकार या भारत की कंपनियां जो कच्चा तेल आयात कर रही थी वो अब इस समय $88 के करीब आयात कर रही हैं, जो बीते 10 महीने का सबसे सस्ता भाव है। अब आप ये कहेंगे कि जब सबसे सस्ता आयात हो रहा है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। कम अभी नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पहले जो क्रूड ऑयल महंगा था उस समय भी जब वो इसी भाव पे बेच रहे थे और जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई अभी नहीं हो पाई है। तो अभी ये संभावना नहीं बन रही है कि कीमतों में कटौती की जाए। अब अगली खबर कमोडिटी मार्केट से ही सोने से जुड़ी। लंबे समय से अपने स्टॉक से सोना बेच रहे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि गोल्ड ETF लगातार बेच रहे थे, अब खरीदारी करने लगे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के विशेषज्ञ का कहना है कि जून के बाद शायद ही कोई ऐसा हफ्ता बीता होगा जब दुनिया भर में गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की कुल गोल्ड होल्डिंग घटी ना हो। लेकिन पिछले हफ्ते दुनिया भर के गोल्ड ETF ने 4 टन सोने की खरीद की है। आपको बता दें कि गोल्ड ETF दुनिया के बाजार में सबसे बड़े खरीदार या बिकवाल माने जाते हैं। ये जिस तरफ चलते हैं बाजार उस तरफ चल दे देता है। सर, क्यों नजरिया बदल गया अचानक गोल्ड ETFs का? 2 चीज़ें दिखती हैं। एक तो डॉलर की कमजोरी हमें दिखाई दी, क्योंकि बाजार में इस तरीके की संभावनाएं बन रही थी कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो सकती है। तो वो डॉलर इंडेक्स जो 110-111 पर था वो 106-107 पे आ गया। हालांकि कल से उसमें फिर बढ़ोतरी दिखाई दी है। उस वजह से सोना मजबूत हुआ, चमकना शुरू हुआ, क्योंकि डॉलर और सोने में एक किस्म की पैरिटी है। या तो लोग डॉलर में निवेश करते हैं या सोने में निवेश करते हैं। तो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी। दूसरा ये कि मंदी आने की संभावनाएं काफ़ी गहरी होने लगी चारों तरफ, अमेरिका में भी, यूरोप में भी। और उस बीच में ETF के लिए गोल्ड एक बेहतर हेज के तौर पर उभर कर सामने आया है। ये ट्रेंड कितना सेटल होगा? ब्याज दरें अगर फिर बढ़ती हैं अमेरिका में और काफ़ी ताकत से बढ़ती हैं तो फिर डॉलर इंडेक्स की मजबूती सोने में गिरावट की फिर वजह बनेगी। लेकिन फिलहाल ETF ने अपना नजरिया बदला है। ETF शायद डॉलर ट्रेडेड सिक्योरिटीज से फंड से पैसा निकालकर अब थोड़ा पैसा गोल्ड ट्रेडेड सिक्योरिटीज में या गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अब समय स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट के तार उस खबर से जुड़े जो अंशुमान जी ने आपको विस्तार से समझाई थी। खबर थी कि IRDAI बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रस्ताव लेकर आ रही है जिस पर राय मांगी गई है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो गए आप पर क्या असर पड़ेगा इन प्रस्तावों का, ये बता रही है देवेंद्र शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। देश में बीमा क्षेत्र का दायरा अब बढ़ने वाला है। बीमा नियामक IRDA ने इस उद्योग में बड़े पैमाने पर सुधार का प्रस्ताव किया है। इस कवायद का लक्ष्य वर्ष 2047 तक देश के हर नागरिक को जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा कवर मुहैया कराना है। ये बीमा उद्योग में अब तक के सबसे बड़े सुधार हैं। देश में अभी बीमा का दायरा बहुत ही सीमित है। IRDA की ही रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2020-21 में देश में बीमा की पहुंच महज 4.2% थी। इसका मतलब है कि देश की GDP में बीमा प्रीमियम की राशि का मात्र 4.2% योगदान है। बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए ही नियामक पिछले कुछ महीनों से ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। नियामक की सोच है कि बीमा उद्योग में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए जो ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से उत्पाद मुहैया कराएं। इसी सोच के तहत नई बीमा कंपनियों के पंजीयन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के नियमों में ढील दी गई है। बीमा उत्पाद बेचने वाले कॉर्पोरेट और बीमा मार्केटिंग के एजेंटों को आजादी के साथ काम करने का प्रावधान किया गया है। बीमा कंपनियां बाजार से आसानी से पैसा जुटा सकें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। IRDA ने सॉल्वेंसी मार्जिन के एवज में रकम रखने संबंधी नियमों में रियायत दी है ताकि बीमा कंपनियों को पूंजी की कमी ना रहे। सॉल्वेंसी मार्जिन घटने से बीमा कंपनियों के पास 3500 करोड़ रुपए की नकदी आने का अनुमान है। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए बीमा कंपनियों में प्राइवेट इक्विटी फंड के सीधे निवेश को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक PE फंड्स को बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए अलग से कंपनी गठित करनी पड़ती थी। अब इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उद्योग घरानों की सब्सिडरी यूनिट अब अपने बूते बीमा कारोबार शुरू कर सकेंगी। इसके साथ ही प्रमोटर की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। अभी तक 10% से ज्यादा इक्विटी रखने वालों को ही प्रमोटर माना जाता था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।
नियामक ने बीमा कंपनी की कुल पेड अप कैपिटल की 25% तक हिस्सेदारी एकल निवेशक के पास रहने की मंजूरी दे दी है। यानी अब कंपनियां आजादी के साथ अपने कारोबार को रफ्तार दे पाएंगी। नियामक ने बीमा सुगम पोर्टल शुरू करने का खाका तैयार कर लिया है। इससे आम लोगों के बीच बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि जिस तरह डिजिटल लेन देन में यूपीआई से क्रांति आई है, उसी तरह ये पोर्टल देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। मनी 9 के लिए देवेंद्र शर्मा।